नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंप्लीट पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक लीनियर चार्ज ऑफ लेंथ केप्ट एट द सेंटर ऑफ एन एज बीसी। तो प्यारे बच्चों, ये एक कोई भी डायग्राम दिया है, जरा इसे बड़ा कर लेता हूं। इसकी लेंथ है a/2। ओके, एज ऑफ बीसी ऑफ क्यूब, ये क्यूब क्यूब दे रखा है हैविंग एज, इसकी एज ये कंप्लीट लेंथ ए है। इफ द डेंसिटी ऑफ लाइन लैम्डा, इसकी डेंसिटी भी दे रखी है। तो चार्ज ऑन लाइन विल बी व्हाट, चार्ज क्या होगा लाइन पे। तो लीनियर डेंसिटी इसमें लैम्डा दे रखी है, टोटल लेंथ इसकी a/2 है। तो ये टोटल चार्ज हो गया। ओके, टोटल चार्ज ये वाला जो यहाँ पे जो लाइन है ना, इस पे जो चार्ज है, टोटल चार्ज पता कर लिया हमने। अब बोल रहा है कि इससे जो फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से वो कितना होगा। तो इस लाइन चार्ज को पहले मैं ऐसे करके इस लाइन चार्ज को मैं अंदर लेने की कोशिश करता हूं किसी एक क्लोज्ड उसके क्लोज सरफेस के। तो प्यारे बच्चों, एक क्यूब ऐसे ले लो, ऐसे एक क्यूब ले लो। ओके, एक क्यूब ऐसे ले लो, एक क्यूब जस्ट इसके नीचे ले लो। ओके, एक क्यूब जस्ट इसके नीचे ले लो इस तरीके से। अब यार जरा देख रहे हो, एक क्यूब यहां ले लो इसके नीचे। तो क्यूब 1, क्यूब 2 और क्यूब 3 और ये वाला क्यूब 4। ओके, इसके बीचों बीच में आ गया लीनियर चार्ज, ये वाला लीनियर चार्ज इसके बिल्कुल बीचों बीच में आ गया इस क्यूब के। तो अब जरा इससे फ्लक्स कितना पास होगा, तो कॉन्सेप्ट लगा दो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से जो पास होगा वो कितना होगा, वो होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और प्यारे बच्चों, ये तो टोटल सरफेस से पास हो रहा है और पासिंग थ्रू वन क्यूब, पासिंग, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब, वन क्यूब। एक क्यूब से कितना टोटल फ्लक्स पास होगा। तो ये जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये 4 क्यूब से पास हो रहा है। एक क्यूब से कितना पास होगा, डिवाइड दे दो। ओके, सो इस तरीके से आंसर क्या आ गया आपका, लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इसमें बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस ये है। ओके, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया और एक इधर ले लो, दो का केस बनेगा ये। ओके, इसको कनेक्ट किया जाता है, इसको कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी से जो कि 100 वोल्ट की है। इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, नाउ इंटरमीडिएट स्पेस इज फिल्ड। अब यही जो कैपेसिटर है ना, इसके बीच का जो स्पेस है इसको फिल कर दिया गया ऐसे, कोई भी डाइलेक्ट्रिक इसमें रख दिया गया। तो इसका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे 2 दे रखा है, 2। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 K = 2 दे रखा है। और अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम 100 से ही, तो इसी को ही डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो ये तो कनेक्शन में रहेगा ही। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक्स इसमें इंट्रोड्यूस करने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा। ओके, और चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, ये दो चीज बतानी है। सो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मींस डेल्टा यू हमें पूछा जा रहा है। तो पहली एनर्जी दूसरी एनर्जी माइनस पहली एनर्जी, और चेंज इन चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज पूछा जा रहा है। एक्स्ट्रा चार्ज विल बी, पहले कितना था बाद में ज्यादा हो गया होगा तो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। तो ये दोनों चीज पूछी जा रही है। तो यहां पे जरा देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है,
C इक्वल टू Q इंटू V। ओके, सॉरी, Q इक्वल टू C इंटू V, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, Q इक्वल टू C इंटू V। ओके, तो C इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है ना 40 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे Q, ये तो Q1 हो गया। इस केस में Q2 क्या होगा, C डैश इंटू V। वो बैटरी तो सेम लगी हुई है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको एक चीज, एक बात बता दो, इस अगर कैपेसिटर में यहाँ पे अगर आप डाइलेक्ट्रिक भर देते हो तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाता है ना, जो पुराने वाले का K टाइम्स हो जाएगा ये। तो यहां से अब जो एक्स्ट्रा चार्ज इस पे आएगा ना, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा, एक्स्ट्रा चार्ज आएगा Q2 माइनस Q1। सो K इंटू सी वी माइनस C इंटू वी। तो K तो यहाँ पे 2 है ना, 2CV माइनस CV, तो सिर्फ CV बचेगा। अब जरा देखना C कितना है, C तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है ना पहले वाले केस में 40 माइक्रोफेरेड। सो 40 माइक्रोफेरेड मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6, और 100 वोल्ट इस पे लिखा ही है। सो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलॉम आएगा, जिसको मैं 5 मिली कूलॉम भी कह सकता हूं। ओके, अब जरा देखिए चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी क्या होगा, U2 माइनस U1, और U2 क्या होता है, हाफ C डैश V स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। जरा देखिए हाफ C डैश, प्यारे बच्चों C डैश हम जानते हैं ये K टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैपेसिटर होगा। ओके, सिमिलरली ये तो K तो 2 है ना, सो ये 2 हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर। सो यहाँ पे एक CV स्क्वायर बचेगा, दो में से एक गया तो एक बचेगा ना, हाफ CV स्क्वायर। सो C यहाँ पे 40 माइक्रोफेरेड दे रखा है, जिसको मैं 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकता हूँ, और V स्क्वायर कितना 100, सो 10 टू द पावर 4। जरा देखिए 1/2 इंटू यहाँ पे एक ये जीरो और 4 ये जीरो, 5 जीरो हो जाएंगे ना, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बचेगा। सो 1/2 4/10, सो 2 2 जा 4, सो 2/10। इस तरीके से ये पूछा है, तो 2/10 का मतलब होता है 0.2 जूल। प्यारे बच्चों एक ही आंसर हो गया, तो आंसर दो हैं, 4 मिली कूलम और माइनस 2 जूल। तो जरा देखिए ये क्या रहा, 4 मिली कूलम एंड माइनस 2 जूल। अब चलते जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे, यहां पे ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा देखते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एंटर करता है एक सिमेट्रिकली, ओके, बिटवीन टू पैरेलल एंड, ओके, सिमेट्रिकली एंटर करता है बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स में। तो जरा देखो, एक प्लेट तो मैं ये ले लेता हूं, ओके, एक प्लेट में ये ले लेता हूं, ये दोनों इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है यहां पे। इस इलेक्ट्रॉन को ये एंटर करता है इस फील्ड में, और इसकी स्पीड वेलोसिटी कुछ वगैरह दे रखी होगी। तो इसमें क्या दे रखी है, इसमें ये वाली दे रखी है एंड सिमेट्रिकली अपोजिटली, ओके। इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है प्यारे बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट ऑफ द रीजन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिस, ओके। सो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है ना, यहां से बाहर निकलता है, तो इस जो वेलोसिटी होती है ना, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है,
वो होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है इसके प्लेट्स के बीच में। तो ये जो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ये क्या दे रखा है, 9.1 वोल्ट पर मीटर। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट मींस ये वाला कंपोनेंट पूछा है, इस वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बाहर इमर्ज हो रहा है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है। हॉरिजॉन्टल के बारे कैसे करेंगे जरा प्यारे बच्चों, ये देखिए जरा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरीके से एंट्री हो रहा है। ओके, इस तरीके से। तो ऊपर ले जाने के लिए ऊपर ले जाने के लिए एक ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए। तो प्यारे बच्चों डेफिनेटली ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज ही अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन पे इस जगह पे जो फोर्स लगेगा ना, डाउनवर्ड, जो एक्सीलरेशन लगेगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई, और ये फोर्स दे रहा है एम मास को ए एक्सीलरेशन। तो यहां से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। तो यहां से हमें पता चल गया ये क्यू ई अपॉन एम, ये एक्सीलरेशन। तो ये एक तरह से आप देख रहे हो, ये प्रोजेक्टाइल होता है ना, उसका अपोजिट सा बन गया कुछ। तो ये ऐसे करके जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली नो एक्सीलरेशन। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ओके, इनिशियल, ये इनिशियल वेलोसिटी भी इतनी ही रही होगी, इतने के बराबर जो है, ये जो दे रखी है ना, ये वेलोसिटी भी इतनी ही रही होगी, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट्स हैं, इस वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वर्टिकली जो एक्सीलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा, वो इतना होगा। अब जरा वेलोसिटी का कंपोनेंट पूछा है, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां से लेके ये इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, इसको कवर करने में पहले मैं निकाल लूं टाइम, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। सो जरा देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टली चलिए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये सेंटीमीटर है ना, मैं इसको मीटर में बदल देता हूं साथ ही साथ, अपॉन स्पीड कितनी है, 10⁶, ओके, 10⁶। तो एक जीरो से एक जीरो, 10⁻⁻7 सेकेंड, ये टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया। ओके, अब इतने ही टाइम में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस इतनी कवर कर रहा है। तो जरा देखिए, मैं वर्टिकल मोशन को चेक कर रहा हूं, वर्टिकल मोशन तो अंडर एक्सीलरेशन है ना, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है, तो ऊपर की ओर वेलोसिटी, ओके, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन रहेगा ना। एक तरह से आप देखिए, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे तो ऊपर की ओर फोर्स लगता है ना। हाँ, तो मैं इसकी डायरेक्शन को ऊपर की ओर लूंगा, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक करी, इसे जरा ठीक कर लेते हैं। तो ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा ना, वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन होगा क्यू ई अपॉन एम। ओके, तो जरा देखिए, इस यहां से इस लेवल से इस लेवल तक ऊपर आया। ओके, सो स्टार्टिंग में जो वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो था 0। सो फाइनल कंपोनेंट क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वर्टिकली मैंने कैलकुलेट करना है। सो वी वाई आफ्टर दिस टी टाइम, कितने टाइम बाद, 10⁻⁻7। सो क्यू
E/m और टाइम इज 10⁻⁻7। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो गिवन है, ये 9.1 गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1। और जरा मास देखिए, ये 10⁻⁻7 है। जरा मास देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का, यहां पे दे रखा है 9.1। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है 9.1, मास भी गिवन है इंटू 10⁻⁻, ओके 31। ओके सो इससे तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। 1.6 इंटू 10⁻, व्हाट, ये 19 और ये 7, तो ये कितने हो गए 26। और 31 में से 26 जाते हैं तो कितना बचता है, कितना बचता है 5। तो ये 5 हो गया। ओके 5 हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 10⁻4 रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, 16 इंटू 10⁻4। ये मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। जरा चेक करिए। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रखा है एक शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब उसके जैसे ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू, तो जो इसके बीच की डिस्टेंस है ना बहुत छोटी है। ओके इसको हम शॉर्ट डाइपोल कह देते हैं। तो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल इट इज कैप्ट एट ओ पॉइंट, यहाँ पे ये रखा हुआ है। इसको बोला जा रहा है कि इसका मूवमेंट p है। तो चलो जी, इसका मूवमेंट तो p हो गया, डाइपोल मूवमेंट। ओके अलोंग डायरेक्शन x एक्सिस, और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट ए, ये ए पॉइंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल v नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। और यहाँ पे हमें बताना है ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस। तो ये तो वाई एक्सिस जो है ना, ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया ना, तो ये तो बहुत आसान है। और ए जो है एक्सियल पॉइंट हो गया। सो दिस इज एक्सियल पॉइंट, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट। और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, और ए एक्सियल पॉइंट है तो ये कितना होगा के 2p/r³। और पोटेंशियल क्या होगा va, ये कितना होगा। तो ये तो आपको देखो मैं एक बात बता दूं, ये डायपोल है। ओके तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तभी तो इसका मूवमेंट इधर की ओर होगा। अब यहां से बीचों बीच से आप जाओ r डिस्टेंस पे, तो ये पॉइंट ए है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका, एक तो प्लस के कारण, ओके एक तो प्लस चार्ज के कारण, प्लस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, तो वो इसको एल ले लो, इस लेंथ को एल ले लो, तो r माइनस एल। माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा इस ए पॉइंट पे, -kq/r+l। सॉल्व करते हैं इसको, जरा देखिए क्या आता है। r+l -r+l, r² माइनस l², तो ये तो कैंसिल हो गया ना यहाँ से। जरा देखना q इंटू 2l/r² माइनस l², तो l² तो ये नेग्लिजिबल है ना, मैंने पहले ही बताया था शॉर्ट डाइपोल में ये बहुत छोटा होता है। सो k p/, क्योंकि q इंटू 2l p होता है r², तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, k p/r²। ओके दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नहीं मतलब दूसरे पॉइंट देखिए। ई बी, ये इक्वेटोरियल पे क्या होता है, यहाँ पे 2 नहीं आता, सिर्फ ई आता है, पर डिस्टेंस तो अब डबल हो गई ना इसकी। सो यहाँ पे 2r³ हो जाएगा। तो इस तरीके से
1/8 हो जाएगा, और Kp/r³ यहाँ पे EA है। और जरा पोटेंशियल, पोटेंशियल B, अब पोटेंशियल तो देखो, ये जैसे ये -Q है ना, और ये +Q है, ठीक है, बीचों बीच से ऊपर जाओ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेंगी ना, तो -KQ/x प्लस KQ/x दोनों को जोड़ोगे तो 0 आता है, तो पोटेंशियल यहाँ पे 0 रहेगा। ओके, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल 0 रहता है, तो ये तो 0 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? EA/8 और 0, तो जरा कॉम्बिनेशन देखो, 0 EA/8, हाँ यही ठीक है ना? पोटेंशियल पहले, इलेक्ट्रिक बाद में, 0 दिस ऑप्शन, सो दिस विल बी द आंसर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया दे रखा है A। तो ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, इसका एरिया A दे रखा है। तो बोला जा रहा है कि इसके सेपरेशन भी 10 है, तो सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। इसको चार्ज किया जाता है DC सोर्स से, तो यहाँ से हमने DC सोर्स ले लिया। ओके, अब इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस को रखा जाता है, तो ये हाइपोथेटिकल दो प्लेन सरफेस हो गए, तो इसका एरिया ये वाला A0 हो गया। और जो कि बाहर वाले प्लेट्स के पैरेलल है, और किसी भी इंस्टेंट पे सर्किट में 6 एम्पियर करंट जा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है येलो कलर से। एट द सेम इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट करंट इससे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? अच्छा एक बात देखो बेटा, कि ये 6 एम्पियर करंट है और ये प्लेट्स है। ओके, सो कैपेसिटर के अंदर जब डीसी सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो कंडक्शन करंट के बराबर होगा। ओके, तो अब जरा देखना, डिस्प्लेसमेंट करंट ये जो पास हो रहा है ना, वो कितने एरिया से पास हो रहा है, तो इसका आप करंट डेंसिटी निकाल लो। ओके, करंट डेंसिटी निकाल लो, तो करंट डेंसिटी क्या होगी? तो ये 6 अपॉन यहाँ पे 16 हो जाएगा। ओके, क्योंकि एरिया 16 दे रखा है बाहर वाला ये। अब जरा देखिए अंदर वाली प्लेट से कितना करंट पास होगा। सो अब जरा देखिए अंदर वाली करंट से कितना करंट पास होगा। सो जरा देखिए, ये आई डैश में नाम दे रहा हूं इसको, आई डैश विल बी जे डी इंटू ओके एरिया। जेडी हमने पहले से ही निकाल रखा है 6/16, और एरिया यहाँ पे हमारा कितना है? A0 मीन्स 3.2। अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूंगा तो ना यहाँ पे नीचे मैं 10 कर लूंगा। सो 16 2 जा 32, और दिस इज द 6 2 12/10। सो करंट आएगा 1.2 एम्पियर। जरा इसको मैं मिली एम्पियर में बदलूं ना, तो मेरे को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 का। सो 1200 मिली एम्पियर। तो आंसर इसका मिली एम्पियर में आएगा, यहाँ पे पूछा है ना मिली एम्पियर में। 1200 यही इसका आंसर है। अब जरा सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पे एक ये सर्किट दे रखा है, ये तो एक बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, और ये सारे रेसिस्टेंस हैं, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ये 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। ओके, तो अब जरा देखिए, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से नेट करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो यहाँ से कितना करंट बाहर गया इस बैटरी से निकल के, यही बता दो, यही नेट करंट होगा। ओके, तो जरा देखना एक चीज, स्टेडी स्टेट में जब स्टेडी स्टेट जब आएगी, उस दौरान ये फुली चार्ज हो जाना चाहिए कुछ समय बाद। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे हो गई शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, चार्ज होने के बाद ये कैपेसिटर अपने अंदर से कोई भी करंट फ्लो होने ही नहीं देगा, तो ये हो गई शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, सो शॉर्ट सर्किटिंग मतलब एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो करंट यहां से आगे ही नहीं जाएगा। जब ये करंट पास आगे ही नहीं होने जा रहा है, तो यहीं से करंट नहीं जाएगा, तो ये जो सर्किट है ये तो फालतू की होगी ना। अब ये इसका कोई महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई करंट इधर जा ही नहीं रहा है, तो इधर आएगा भी नहीं, तो करंट सीधा यहां से जाएगा और इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इधर करंट पहुंचेगा ही नहीं। ओके,
तो जरा देखिए, इसको हम कर देते हैं खत्म। अब जो सर्किट बचेगा ओनली वो यही बचेगा। तो ये खत्म, ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब जरा देखना जब ये तो है 6 और ये है 3, और 6 और 3 दोनों किस में है, पैरेलल में। तो 6 और 3 की जगह मैं अगर एक को यहाँ पे रखूंगा तो कितना रखूंगा, 18/9। तो 6 और 3 की जगह पे 2 कर सकते हैं। तो अब देखो सर्किट इस टाइप का हो गया। ओके, अब ये जो 3 है और ये 6 है, इन दोनों की जगह पे कॉम्बिनेशन कितना लिख सकते हो इन दोनों का। अभी मैंने यहाँ पे पैरेलल वाला कैलकुलेट करके रखा है, ये हो गया। और यहां से ये आपका 4 बन ही रहा है, तो ये आपका 4 हो गया। और ये 2 वोल्ट है। अब जरा इसको भी कैलकुलेट कर लो। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4 और 2 और 2 4 दोनों सीरीज में है। सो इसको और इसको देखोगे तो ये दोनों 4 हो गए। तो अब ये बन गया यहां से 2, अब ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 4 हो गया 2 और 2 की जगह पे। अब 4 और 4 ये दोनों पैरेलल में ना, पैरेलल में है। तो 4 और 4 को अगर आप कैलकुलेट करके देखो जरा, तो ये बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा सीरीज। 4 और 4 पैरेलल बन गया, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 2, और ये 2 वोल्ट। प्यारे बच्चों, करंट क्या होगा, अब यहां से 2 से कितना करंट जा रहा है ये पता कर लो। आई इक्वल टू वी अपॉन आर, 1 एम्पियर आ गया। तो यही होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट्स रिलेवेंट टू द गिवन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन की इज क्लोज्ड। जब इस सर्किट में की को क्लोज किया जाता है, चलो भैया इसे दबा दो चट, ये क्लोज हो जाती है और यहां से बैटरी से फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इस केस में जैसे इसे की को प्रेस किया जाता है, जैसे ही सर्किट को कंप्लीट करने पे ये करंट फ्लो होने दिया जाता है, तब क्या होगा। तो ये कह रहा है देयर विल बी नो करंट थ्रू द रेसिस्टेंस। कैसे पॉसिबल है भाई, जब की बंद होगी तो करंट तो पास होगा ही ना। तो पहला तो गलती हो गया ना। तो देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर। हाँ, ऐसा होता है कि इनिशियली ये कैपेसिटेंट स्टार्टिंग में ना एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो होता है ना, टाइम जीरो होता है तो ये कैपेसिटर एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। ओके, ये रेसिस्टेंस थोड़ी देर बाद शुरू करेगा देना कैपेसिटर, तो इस वजह से मैक्सिमम करंट होगा। ये बात सही है बिल्कुल स्टार्टिंग में। ओके, फिर कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेस ए एंड बी इज मिनिमम। बिल्कुल जी, जब ये एक रेसिस्टेंस ही प्रोवाइड नहीं करेगा, जब रेसिस्टेंस ही प्रोवाइड नहीं करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होंगे। सो स्टार्टिंग में इसका जो रेसिस्टेंस होता है, कैपेसिटर जो प्रोवाइड कराएगा ना, रिएक्टेंस हम जिसे कहते हैं, स्टार्टिंग में वो बहुत ही कम होगा या शून्य होगा, जीरो। ओके, तो इस वजह से यहां पे इसके एक्रॉस ना कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे, या फिर नहीं होंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे ड्रॉप होना। तो स्टार्टिंग में तो मिनिमम ही होंगे। तो ये बात सही कह दी है इसने। चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज मिनिमम। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा ना कैपेसिटर पर, ये ऑलरेडी इस पर नो चार्ज। इस वजह से स्टार्टिंग में इस पर मिनिमम चार्ज होगा। तो ये बात भी इसने डी सही बोली। तो जरा देखिए बी सी डी ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अब जरा देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इसमें क्या रखा है कि एक पार्टिकल है जिसका क्यू चार्ज है। तो मैंने यहां पर ये पार्टिकल ले लिया और इसको क्यू चार्ज दे दिया। ओके, तो ये पी पॉइंट पे है, जो कि पी पॉइंट है डायपोल 1 का एक्सियल पॉइंट, और ये डायपोल 2 का इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, और डायपोल 1 से सेंटर से आर दूरी, तो डायपोल 2 के सेंटर से भी आर दूरी। ओके, तो ये मैंने डिटेल यहां तक बताई। अब क्या कह रहा है, डायपोल्स आर मेड अप ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। ओके, वेरी गुड, 2a सेपरेशन दे रखा है। और चार्ज एट पी नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स।
चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑब्वियसली चार्ज पी पॉइंट पर रखा हुआ है, इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें 0 बनाना है। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये शॉर्ट डाइपोल नहीं है, बीच की ये जो 2a डिस्टेंस है ये बहुत छोटी डिस्टेंस नहीं बताई गई है, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा। अगर आप इस पे शॉर्ट डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट भी लगाते हो ना तो इक्वेटोरियल, ये जो इधर वाला इक्वेटोरियल आएगा ये आएगा के 2p/r³, और ये जो एक्सियल ये जो पॉइंट है ना इसका जो एक्सियल बनेगा, तो एक्सियल लाइक ये जो डायपोल है ना डायपोल टू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम कह देते हैं इक्वेटोरियल, ये ई। अच्छा, डायपोल 1 के कारण ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ए। तो जो जरा देखना, एक्सियल तो कितना हो गया ये वाला, और इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा k p/r³। तो फिर भी तो कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा है इसमें, जरा देखना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 आएगा वैसे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यहां से कुछ हासिल नहीं हो रहा तुम्हें। तो फिर इसमें क्या करेंगे? तो ये तो शॉर्ट डायपोल का कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने, जो कि मुझे लग रहा है ये तो सही नहीं है, शॉर्ट डायपोल तो ले ही नहीं सकते ना, दे रखा। तो अब क्या होगा इस क्वेश्चन में? अब जरा देखिए, अब इसको हम एक डायपोल के जैसे ही सॉल्व करेंगे और इसको शॉर्ट डायपोल नहीं मान रहे हैं। तो तब आपने ये जो डायपोल 1 है इसका पॉइंट P एक एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डायपोल 1 के कारण ये आएगा EA, ये वाला EA। ओके, EA इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और जो स्मॉल ई वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डायपोल 2 के कारण आएगा इधर डायरेक्शन में, क्योंकि इसका डायपोल मूवमेंट इस तरफ है ऑपोजिट, -q से +q की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होता है। ओके, तो अब जरा देखिए, अगर दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जरा मैं इनको बराबर करता हूं, EA अगर बराबर है E इक्वेटोरियल के, सो 4kqa/r² - a² will be 2kqa/r²a²/3/2। मैंने पहले ही फॉर्मूला इनके लिख रखे हैं, जो कि एक डेरिवेशन करने के बाद मिलते हैं, आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स वगैरह में देखा होगा। ओके, अब यहां से जरा इसको सॉल्व करेंगे तो KQ से KQ कैंसिल हो रहा है, इधर से ये कैंसिल हो रहा है, A से A कैंसिल हो रहा है। तो अब ये आया 4R। ओके, ये 4R बनेगा, तो ये R-1 A², और इधर की तरफ बनेगा 2 यहां से 2 से 4 कैंसिल कर लीजिए 2 टाइम्स, तो इसको डायरेक्टली मैं यहां पर इसको लिख देता हूं 2 कैंसिल करके। ओके, सो 2 1/r² + a²⁻³ अब आगे जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2r r² + a²⁻³ और ये r² - a²⁻²। सो कहीं ना कहीं a/r हमें रेशियो चाहिए कहीं, तो हम यहां से कोशिश करते हैं कि r को दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं। सो ये तो 2r हो गया, अब यहां से कॉमन लेंगे r को, तो ये 2r है, यहां से r² कॉमन लेंगे तो ऊपर 3 पावर है, सो r⁻6 बाहर आएगा। ओके, और एक हम यहाँ पे जो गलती कर रहे हैं वो 1/2 गलती कर रहे हैं, जो कि हमें दोनों तरफ ध्यान रखना है इस चीज का। तो अब कैलकुलेशन फिर तो चेंज हो जाएगी भाई, r/3 तो फिर यहाँ पे भी रहेगा r/3, सो यहाँ पे भी रहेगा
3/2। सो 3/2 अब क्या होगा भाई, अब तो फिर स्क्वायर करके ये करना पड़ेगा। चलो स्क्वायर करके करते हैं, तो ये रहेगा 4r²। सो r² प्लस a² टू द पावर 3, r² माइनस a² टू द पावर 4। अब a अपॉन r रेशियो बनाने के लिए यहां से मैं r² कॉमन लेना पसंद करूंगा। तो r² यहां से कॉमन लीजिए, ऊपर ऑलरेडी 3 है, तो r टू दी पावर 6 1 प्लस a² अपॉन r² 3। अब यहां से r² कॉमन ले लीजिए, तो r टू दी पावर 8 बाहर आ जाएगा, और यहां से 1 माइनस a² अपॉन r²। इस तरीके से फिर मैंने आगे से प्रोसीड कर दिया। सो ये तो 7 हो गया ना, 6 और 2 8, और यहां 8, ये फिनिश। सो 4 इंटू 1 प्लस a² अपॉन ra इक्वल्स टू 1 माइनस a² अपॉन r² टू दी पावर 4। ओके, अब ये हमारे पास आ गया। अब बताओ, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको ये परेशान कर देगा। ओके, तो इसका तो सीधा सीधा सही ये है कि ये जो अप्रोक्सीमेशन साइन है यहां पे, ये सभी साइन अप्रोक्सीमेशन है। ओके, अब एक एक करके ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी a अपॉन आर, और a अपॉन आर को यहाँ पे पुट करके देखेंगे, फिर देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जब आप इसको पुट करिए, इसको पुट करिए, इसको पुट करिए, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। पर जैसे ही आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे, तो वेरी वेरी क्लोज वैल्यूज आ जाएंगी, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाएगा। ओके, तो यहां पे बराबर आ रहा है, तो अगर a अपॉन आर को यहां पे रख के देखेंगे, तो ये बराबर हो पा रहा है, ऐसा है ना। आप कैलकुलेटर में रख के इन वैल्यूज को आप सॉल्व करके देखिएगा, तो आपको कुछ मिलेगा। ओके, यहाँ पे 3 नहीं भूलना चाहिए हमें, ये 2 है। ओके, पर आप जरा देखिए, अगर a अपॉन आर अप्रोक्सीमेटली अगर 3 के बराबर है, तो भाई a कितना होना चाहिए, तो r कितना होना चाहिए लगभग, तो r होना चाहिए a अपॉन 3 के अप्रोक्सीमेटली। क्या ये पॉसिबल है? ओके, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये जो r है ना, इसकी वैल्यू a/3 से भी छोटी हो गई, तो जरा देखना, ये जो डिस्टेंस r है ना, यहां से ये जो डिस्टेंस r है ना, यहां से लेके यहां तक, अगर ये a जो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, अब ये कैसे छोटी होगी भाई? अगर छोटी भी हो गई, तो कहीं ना कहीं बीच में पॉइंट आएगा ना, और इस पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो इन दोनों के कारण, कभी नहीं होगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में खुद की कई बात ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पे a अपॉन आर 3 रखने के बावजूद ओके इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं आ पा रहा है, और फिर यहां से r कैसे छोटा होगा, a से r छोटा हो गया तो फिर बीच में ही आएगा ना कहीं, ये यहां पे, तो यहां से लेके ये तो ये कोई r हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये r कितना छोटा होगा भाई, इसे a से भी छोटा कर दो। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रहा कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इस पे तो ऑब्वियसली बोनस ही मिलना चाहिए। ओके, बोनस ही मिला होगा इस पे, शायद बोनस दिया भी है, मैं वीडियो लेट शूट कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि करने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, इसमें बोनस मिलना चाहिए। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, 9th क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है फाई इक्वल्स टू एल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्डा। लैम्डा और सिग्मा लीनियर और सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गए, तो एल्फा और बीटा क्या रिप्रेजेंट करते हैं?
तो जरा देखिए अल्फा बीटा क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ये डायमेंशन से ही करेंगे। ओके, तो ये तो फ्लक्स है ना, तो ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, फ्लक्स में फ्लक्स जोड़ोगे तो फ्लक्स ही आता है। तो ये तीनों ही टर्म्स फ्लक्स की हैं। ओके, तो ये भी फ्लक्स है एल्फा सिग्मा, तो ये भी फ्लक्स है बीटा लैम्डा। तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम, इसकी और इसकी सेम। ओके, तो जरा देखिए एल्फा अगर निकालोगे तो ऐसे लिख दोगे, अगर यहां से बीटा निकालोगे तो ऐसे लिख दोगे। एल्फा और बीटा का रेशियो पूछा है, लो जी, तो फाई अपॉन सिग्मा, फाई अपॉन लैम्डा, तो फाई फाई कैंसिल, लैम्डा अपॉन सिग्मा। अब जरा देखना लैम्डा क्या है, लैम्डा तो लीनियर है ना, तो मान के चलो ऊपर चार्ज आएगा और नीचे लेंथ आएगी। ये क्या है सिग्मा, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ऊपर चार्ज आएगा नीचे एरिया आएगा, तो इससे ये कैंसिल। सो एरिया अपॉन लेंथ, तो ये एरिया दो लेंथ से मिलकर बना होता है, तो एक लेंथ कट जाएगी, दो लेंथ से मिलकर बना होता है ना, एक लेंथ कट जाएगी, तो लेंथ आ गई कि नहीं। सो एल्फा बीटा का रेशियो एक लेंथ होगा। ओके, तो लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट। जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पॉजिटिव आयन है ए, तो ये पॉजिटिव आयन ए हो गया, इसका चार्ज ये है, और एक नेगेटिव आयन है इसका चार्ज ये है, और इनके मासेस भी दे रखे हैं, है ना, और किसी भी इंस्टेंट पे आयंस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, ये आर दूरी पे होते हैं। ओके, ये एक ये आयन, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। At that instant, ratio of magnitude of electric force to the gravitation force. So electric force का रेशियो और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इसमें निकालना है। ओके, ये इतना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी एक बोनस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव आयन का चार्ज देखना इतना है, तो ये तो अगर इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड देंगे तो ये तो एक नंबर कोई आ ही नहीं रहा ना, तो ये तो इंटीजर मल्टीपल ही नहीं है, इंटीजर मल्टीपल नहीं है, तो ये चार्ज ही पॉसिबल नहीं है। और सेम आप इधर देख लीजिए, यहां पे भी ऐसा ही है, ये दूसरा वाला चार्ज है ना, यहां पे भी देखिए ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो गया। ओके, अगर फिर भी आप कॉन्सेप्ट लगा के इनकी वैल्यूज पुट करोगे ना, जैसे फोर्स क्या होता है के Q1 हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 कितना हो गया इतना। ओके, अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशन में भी आर स्क्वायर होता है, और ग्रेविटेशन का वो कितना होता है कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M1 M2, ये M1 M2 यहाँ पे दे रखे हैं ना मासेस, एक तो इतना दे रखा है 19.2 इंटू 10⁻⁻27, एक दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻27, और अपॉन आर स्क्वायर जो है ना, और अपॉन आर स्क्वायर ये तो कट रहे हैं ना भाई, तो मैंने स्टार्टिंग में लिए ही नहीं है। ओके, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये दूर दूर तक इतना आता ही नहीं है जितना ये बोल रहा है ना, P इंटू 10⁻⁻3, दूर दूर तक इतना आता ही नहीं है, ये तो जा रहा है लगभग कहीं ऐसे 1 इंटू 10⁻45 के उसमें। ओके, ये इतने के आसपास जा रहा है, आता ही नहीं है, तो ये भी एक बोनस वाला क्वेश्चन है। ओके, तो दो बोनस क्वेश्चन इस जनवरी 2025 में आ गए हैं। ओके, अब तो ये सोचने वाली बात हो गई भाई, इतना गलती नहीं करना चाहिए। देखिए जरा 11वां क्वेश्चन,
इसमें दो चार्ज हैं, एक तो 7 माइक्रोकूलम और एक है -4 माइक्रोकूलम। ये रखे हुए हैं इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर। मैंने यहाँ पे बना रखा है ये लोकेशन और ये लोकेशन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, जबकि ये वैल्यू दे रखी है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? ये तो होती है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर। जो चार्ज का टाइप है वो भी यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये तो -9 × 10⁻⁹ माइनस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक तो 7 माइक्रोकूलम रखा है ना, और यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम रखा है। तो चलो जरा Q1 को आप ये इसको ले लो, Q2 को आप इसको ले लो। तो Q1 हो गया माइनस, ऑलरेडी मैंने लगा दिया। 4 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻⁶। अब 7 माइक्रोकूलम का मतलब 7 × 10⁻⁻⁶। ओके, और ये डिस्टेंस आर है। आर कितना है? ये तो 14 हो गया। 7 से -7 तक 14 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 7 और ये भी 7, 14। और ये है सेंटीमीटर में, तो इसको -2 कर लो। ओके, तो जरा गुणा भाग करोगे इसका, तो आपका आ जाएगा -1.8 जूल। यही आपका आंसर होगा। जरा देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें बोला जा रहा है कि दो पॉइंट चार्ज है -4 कूलम और 4 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं और यहाँ पे रखे हुए हैं 9 और -9 +9 एक्स एक्सिस पे। अब वहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी है, इसकी डायरेक्शन नहीं दे रखी, स्ट्रेंथ दे रखी है। तो वर्क डन बताइए इसको रोटेट करने में फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। सो फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली एक फील्ड की डायरेक्शन इधर होने की संभावना होती है। एक बार तो एक्स एक्सिस की तरफ फील्ड होने की संभावना रहती है। ओके, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये कह रहा है ना इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम में डायपोल तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। ओके, एक्स एक्सिस की तरफ मान के चलो, इधर साइड में प्लस प्लस और इधर साइड में माइनस माइनस। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ना, यहाँ पे माइनस माइनस, ये माइनस माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन होगी ना, अब ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ खींचेगा, और ये स्टेबल रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में है ना। तो इस इक्विलिब्रियम में अगर है, अब इससे इसको 180 डिग्री रोटेट करना है। तो जरा देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यही होगा वर्क डन। ओके, सो फाइनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है किसी भी एंगल पे एनर्जी जो होती है वो होती है -PE cos थीटा। और फाइनल एनर्जी जरा देखिए, -PE cos 180, ये माइनस, फिर अगेन माइनस, तो प्लस हो जाएगा PE cos 0 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 0 भी 1 होता है, सो 2PE, P मीन्स Q इंटू Q कितना है यहाँ पे, चार्ज देखिए 10⁻⁻⁶, ये चार्ज हो गया। ओके, बिकॉज P इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर वॉट एवर। ओके, तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। 18 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻²। अभी फिलहाल के लिए इसे जरा देखिए, 8 10⁻⁻⁴ 144 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। सो इसको अगर हमें मिली में बदलना है, तो मिली में बदलने के लिए तो
जूल को मिली में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1440 10⁻⁻4 10⁻³ बदलना पड़ेगा। सो 144 10⁻⁻1, हाँ यही तो है, 144 मिली जूल। ओके, मिली जूल, मिली जूल में बदल दिया, यही आंसर होगा 14.4। हेलो, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, और सर्किट दे रखी है नीचे की तरफ। तो जरा देखिए, स्टेडी स्टेट मान के चलो करंट अभी चलना शुरू हुआ है। ओके, तो स्टार्टिंग में इसका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता इन स्टार्टिंग। तो प्यारे बच्चों आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा स्टार्टिंग में, जरा देखिए एक बार। तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 10 और 15 25। ओके, सो करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, यहां से करंट यहां से ड्रॉ हो रहा है, और जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो ये फुल चार्ज हो जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा इसमें। ओके, ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो जब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो करंट सीधा का सीधा ऐसे जाएगा, ऐसे वापस लौट के आ जाएगा, इधर कोई भी करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो ये करंट बताना है, तो ये वाला स्टेडी स्टेट में करंट बताना है, तो करंट होगा वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट है 15, क्योंकि ये सीरीज में ना। तो ये करंट आ गया 1/5। ओके, 1/5 करंट आ गया। अब जरा देखा, इस पे पूछा है चार्ज स्टेडी स्टेट में, तो चार्ज तो भैया Q = C × V होगा ना। तो C तो यहाँ पे 8 माइक्रोफैराड दे रखा है, 10⁻⁻6। अब वोल्टेज इसके एक्रॉस कितने हो जाएंगे, जो कि 10 के एक्रॉस वोल्टेज है, जो 10 के एक्रॉस है वही हो जाएंगे। 10 के एक्रॉस कितने वोल्टेज हैं वही हम लिख देंगे 8 के एक्रॉस। सो V = IR। सो I कितना है 5, और ये R कितना है 10। सो IR, सो 5 × 10 16 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज होगा। ये माइक्रो कूलम में पूछा है यहाँ पे, तो 16 माइक्रो कूलम हो जाएगा। चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 14 पे। टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, टाइम वेरिंग वोल्टेज इस पे अप्लाई कर दिए जाते हैं, इसके बीच में टाइम वेरिंग वोल्टेज। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें 1 दे रखा है, K = 1, यहाँ पे जो भी डाइलेक्ट्रिक भर रखा है। ओके, अब जरा कैपेसिटेंस भी दे रखा है इसका 2.5 माइक्रोफैराड, और आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि इट प्रोड्यूसेस ए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, इंटरवीनिंग द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। ओहो, यहाँ पे पूछा है इसके चेंज होने का रेट, पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने का रेट पूछा है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई चार्ज Q किसी कैपेसिटर को देते हैं तो V वोल्टेज लगता है उसके लिए। ओके, C कैपेसिटर को अगर V वोल्टेज दें तो उसमें Q चार्ज आ जाते हैं, और ये V लगातार बदल रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट करंट भी बदलेगा। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो कंडक्शन करंट होता है ना, वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है कैपेसिटर के केस में। तो मैंने ये कंडक्शन करंट निकाला है, तो ओके, क्योंकि वोल्टेज दे रहे हैं इधर से, तो करंट इस पर बढ़ेगा, वही इसका डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो dV/dt, और ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो ही गया, सो डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन C। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या दे रखा है 0.25 मिली एम्पियर, और यहां पे C कितना दे रखा है 2.5 माइक्रोफैराड मींस 10⁻⁻6। ओके, जरा देखेंगे तो ये 100 आ जाएगा, यही है आपका आंसर।
ये क्वेश्चन 15 तो डायरेक्ट फॉर्मूला के जैसा दे रखा है। एक पैरेलल प्लेट, एरिया ए, सेपरेशन डी, ओके, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पूछा है, तो कितनी होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट स्टोर्ड कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू दे, ये वॉल्यूम वाला भी है ध्यान रखना, पर मैं VOL लिख देता हूं नीचे, वॉल्यूम वाला भी। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा प्लेट्स वेव वगैरह का? ये प्लेट्स है ना, इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होगा, ये जो डिस्टेंस है और ये जो एरिया है इसका मल्टीप्लाई कर दो, सो डिस्टेंस इंटू एरिया। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर AD, ऑप्शन 1। अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि 2 रेक्टेंगुलर प्लेट से मिलकर बना है, और उसकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा है 3 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 3 माइक्रोमीटर है। ओके, तो यहाँ से मैंने 3 माइक्रोमीटर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बता दी। अब इसमें से बोल रहा है कि हमें कैपेसिटर को 10 गुना बढ़ाना है, इसके लिए इसकी डायमेंशंस क्या लेनी पड़ेंगी? तो ये डायमेंशन के ABCDE ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 10 गुना कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए इसकी डायमेंशन क्या लेनी पड़ेंगी? अब जरा देखते हैं, पहले तो इसकी इनिशियल डायमेंशन को लेके इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस इसका आएगा एप्सिलॉन नॉट A/D फॉर्मूला यूज करिए, और देखिए एप्सिलॉन नॉट A कितना हो गया? एरिया है 3/1, ये सेंटीमीटर में है 2 बार, तो 2 बार इसको मीटर में बदलेंगे तो -4 का मल्टीप्लाई करो। अब नीचे जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो है 3 माइक्रोमीटर, जरा इसको मीटर में बदल दीजिए, -10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करके। अब इसको जरा मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये आ रहा है 100 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां से ये कैंसिल होगा तो ऊपर पावर जाएगा +2 हो जाएगा, तो 100 ये आ गया। अब वो कह रहा है कि हमें कितना कैपेसिटेंस चाहिए? हमें ऐसा कैपेसिटेंस चाहिए जो पुराने वाले का 10 गुना हो जाए। पुराने वाले का 10 गुना का मतलब क्या है? क्योंकि वो कितना हो जाए? 10 इंटू 100 इंटू दिस, जो कि कितना हो जाए? 1000 एप्सिलॉन नॉट हो जाए। तो जरा देखिए, इसको 1000 एप्सिलॉन नॉट बनाना है, तो इसके लिए हमें जरा देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डायमेंशन से ये 1000 एप्सिलॉन नॉट बनना है। तो देखिए, पहले से मुझे पता है इसका आंसर, तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूं कि मैं पहले इसको ट्राई करूंगा। ओके, तो जरा देखना, इसका फॉर्मूला यूज करो, एप्सिलॉन नॉट ये है 6 और 5 एंड 10⁻⁻4 और अपॉन, तो मैं अभी C को ट्राई करके देख रहा हूं। ओके, तो अब इसके जो स्मॉल d है ये 3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। जरा देखिए, इसको यूज करने पे क्या ये हमें मिल रहा है इतना 1000 एप्सिलॉन नॉट? तो हाँ जी, मिल तो रहा है। 6 5 30, तो ये तो 30 हो गया, 30 से मैं इसको काटूंगा तो ये 10 बार कैंसिल होगा, ये यहां से ये कैंसिल होगा तो 10⁻+2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आप पाओगे, तो ये तो हो गया 1000 और ये वाला एक्सपोनेंशियल नॉट मल्टीप्लाई हो रखा है, तो देखो आ गया ना इसको लेने पे। तो ऑप्शन सी को लेने पे, ऑप्शन सी के डायमेंशंस लेने पे ये 10 गुना आ रहा है, 10 गुना आ रहा है ये। ओके, इतना आ रहा है 1000, तो इसका मतलब ये भी एक आंसर है। ओके, अब जरा देखिए, मैं अब ई को लेके देखता हूं। ये ई के लेके देखने पे क्या होगा, ये जो नया हमारा कैपेसिटेंस आना चाहिए वो पुराने वाले कैपेसिटेंस का कितना होना चाहिए? 10 गुना। 10 गुना मतलब 100 का 10 गुना 1000 होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, पहले 100 था, बाद में 10 गुना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो अब मैं इसकी ई जो ऑप्शन दे रखा है इसकी डायमेंशन लेके आपको दिखाता हूँ। 5 2 और 1 अगर मैंने ले लिया तो देखना इतना आ रहा है कि नहीं। सो देखो, एप्सिलॉन नॉट 5 2, ये 2 बार सेंटीमीटर है, तो मैं इसको मैं मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई करूंगा। और जरा
यहाँ पे D 1 माइक्रोमीटर है, तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। अब जरा देखिए ये आ गया ना। अब जरा देखना, इसको मैं इसको करूंगा कैंसिल, तो 10 टू द पावर प्लस के 2 टाइम्स बार, और ये ऑलरेडी 10 है, तो 10 का 10⁻², तो 1000 एप्सिलॉन नॉट। देखो आ रहा है ना इतने के बराबर। तो प्यारे बच्चों, एक ई लेने पर एक सी लेने पर ये आ रहा है पहले वाले का 10 गुना। तो ये तो मुझे पता था कि मैंने डायरेक्ट आपको ये रख के दिखा दी वैल्यू सी की डी की, पर लेकिन अगर आप सबको रख के देखेंगे ना बारी बारी से, तो ये आपको 10 गुना कैपेसिटेंस नहीं बना के देगा, ये आपको 10 गुना कैपेसिटेंस बना के नहीं देगा, और ये भी नहीं देगा। तो आपको यहां से ये सेलेक्ट कर लेना है। तो आंसर हुआ इस तरीके से सी एंड ई, यही आपका आंसर होगा। ओके, तो ये सिलेक्शन रूल से हो रहा है, आपको बार बार ये रख के वैल्यूज रख के देखनी पड़ेंगी कि कौन सा हमें 10 गुना दे रहा है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। इसमें एक चार्ज दे रखा है, एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड भी बता रखा है, और ये जो एक स्क्वायर लूप दे रखा है ना, इसका साइड भी 1 मीटर का है। पॉइंट चार्ज क्यू के सामने रखा है, ये क्यू भी 1 कूलम का है। ओके, तो फ्लक्स पूछ रहा है शेडेड रीजन से। तो इसको फ्लक्स पता करने के लिए तो एक क्लोज्ड सरफेस बनाओ और गॉस थ्योरम लगाओ। क्लोज्ड सरफेस बनाने के लिए इसको जरा क्यूब बना के देखो। ओके, ऐसे करके इस चार्ज को इसके बीचों बीच में ले लो। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिया, ये क्यूब बना लिया। अब एक कंप्लीट क्यूब से जो फ्लक्स पास होता है ना, कंप्लीट कंप्लीट जो फ्लक्स पास होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और प्यारे बच्चों, इसके एक फेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है, इतने से जो फ्लक्स पास हो रहा है, मैं उसे कह रहा हूं 5 डैश। ये कितना होगा, पूरे से इतना पास हो रहा है। एक फेस से कितना पास होगा, टोटल फेस 6 है, 6 फेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो एक फेस से पास होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एक फेस से इतना पास हो गया, पर एक फेस में भी इतना वाला पार्ट लेके देखो, एक पार्ट इतने में से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप रेड कलर पे फोकस करेंगे, ये डबल डैश होगा। ओके, इससे फ्लक्स कितना पास होगा, तो भैया इस पूरे से जो फ्लक्स पास हुआ वो इतना है, तो पूरे के 4 पार्ट कर दो, तो एक पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसका कर दो 4 का डिवाइड। ओके, सो ये होगा क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब जरा देखो, अब इस पार्ट से पता चल गया। अब हमें पता करना है इस पार्ट से कितना पास होगा। जरा ग्रीन कलर पे ध्यान दो, ये एकदम ग्रीन जो है इस पे, तो ग्रीन कलर जो है इतने पार्ट में से फ्लक्स कितना पास होगा, तो रेड वाला पूरा टोटल इसका आधा कर दो, तो इसका आधा होगा 1/2 ऑफ, और ये रेड वाला टोटल है ना, इसमें से इतना फ्लक्स पास हो रहा है 24 एप्सिलॉन नॉट। सो कितना होगा क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो कि इस शेडेड पार्ट में कितना फ्लक्स पास होगा। तो शेडेड पार्ट से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो फ्लक्स फ्रॉम शेडेड पार्ट, जरा देखो, एक तो ये वाला इतना पार्ट में से फ्लक्स इतना पास होता है, मैंने जरा लिख दिया क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट प्लस। अब ये एक कंप्लीट, ये और एक कंप्लीट, ये रेड कलर है ना, ये 2 बार इतने पार्ट से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो ये वाला, तो इसका 2 गुना करो, 2 पार्ट है ना, क्यू अपॉन 24 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब नीचे दोनों के मैं अगर डिनोमिनेटर सेम कर लूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो। जरा डायरेक्ट इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो, 48 एप्सिलॉन नॉट 5 क्यू आएगा, तो 5 क्यू तो यहाँ पे 1 दे ही रखा है ना, तो 48 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितने के बराबर आना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रखा है ये आना चाहिए 5/P 1/एप्सिलॉन नॉट। सो जरा देखिए 5/P 1/एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे P की जगह क्या आ गया, 48 आ गया। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है।
अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। इसमें एक स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में बना लेता हूं, ये रहा। ओके, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। इसको किसी एक एक जैसे ही स्फीयर के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। एक ऐसा ही दूसरा कंडक्टर है ये। ओके, इसके साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। भैया टच करा दो बीच में। ओके, कांटेक्ट में ले आए तो इस पे, ये तो अनचार्ज है तो इस पे तो चार्ज जीरो हो गया। पहले वाले पे चार्ज जीरो और दूसरे वाले पे जो चार्ज है वो दे रखा है। ओके, इतने कूलम। तो चार्ज देने के बाद फिर इन दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। लो जी, ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया। तो दोनों पे चार्ज तो बराबर बराबर रहेगा। ओके, दोनों पे चार्ज जब बराबर बराबर रहेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज है ना, ये दूसरे वाला, ये पहला ये दूसरे, तो दूसरे वाला इसको चार्ज कर देगा। तो दोनों पे बराबर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस पे भी 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और इस पे भी 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। और ये दोनों सेपरेट करके रख दिए एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस हमें बतानी है ये कितनी होगी। जब इनके बीच में रिपल्सन फोर्स दे रखा है। रिपल्सन फोर्स यहाँ पे हमें दे रखा है। ओके, क्वेश्चन में, जो कि 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। ओके, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए इसकी डिस्टेंस कैसे बताएंगे। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता है, वो होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लगा देखिए। तो 9 इंटू 10⁻³ रिपल्सन है। तो K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। K1 Q1 Q2, भैया ये रहा और ये रहा Q1 Q2। तो 2 इंटू 10⁻⁻8, 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में ये जो डिस्टेंस है मैं इसको r ले लेता हूँ और इसका भी आएगा स्क्वायर। तो 9 से ये 9 कैंसिल होंगे और 10⁻³ है। तो 10⁻³ ये 10⁻⁻8, तो बचेगा सिर्फ 10⁻⁻5। ओके, सो 1 इंटू यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाए। और देखो 8 और 5, 8 और 5 13, 13 माइनस 9, सो 10⁻13 माइनस 9, सो ये -4 हो जाएगा। और आर स्क्वायर में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आ जाएगा। ओके, तो अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले रहा हूं, तो r इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, -2 मीटर। अब क्वेश्चन में एक बार पढ़ लीजिए क्या कुछ बोल रखा है। तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में पूछा है, तो भाई सेंटीमीटर में तो ये इस कर दो ना मल्टीप्लाई, इसमें 10⁻100 का मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में बदल दो, तो ये वही आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर होगा। ओके, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए 2 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा देखिए। यहां से ग्राफ में C1 C2 के लिए जो ग्राफ दिया गया है ये पैरेलल में बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो भैया एनर्जी के मामले में तो चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल हो, ओके, वो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बराबर वो एनर्जी गेन करते हैं। ओके, क्योंकि एनर्जी दोनों चाहे वो सीरीज में हो तो भी इतनी करेंगे, टोटल एनर्जी चाहे वो पैरेलल में हो तो भी इतनी ही करेंगे। ओके, अच्छा, इसका चार्ज टाइम ग्राफ भी दे रखा है, जो कि नीचे दे रखा है दोनों कैपेसिटर्स के लिए। अब एनर्जी के बारे में बताना है, जो कि उनके U1 U2 एनर्जी है ना, इसके बारे में इनका ऑर्डर बताना है। तो जरा देखिए प्यारे बच्चों, यहां से एक बात क्लियर है कि ये जो चार्ज है ना, ये C1 पे कम है। ओके, सो C1 पे चार्ज कम है और ये जो C2 पे ना, यहां पे चार्ज ज्यादा है। ओके, सो C1 पे चार्ज कम है और C2 पे चार्ज ज्यादा है। तो चार्ज C2 पे ज्यादा है ना, तो मैं इसे 2 पे चार्ज ज्यादा है और 1 पे चार्ज कम है। ओके, आप जानते हैं कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू V। तो जो V है वो तो कांस्टेंट है ना, तो चार्ज जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पे। तो ये कैपेसिटेंस जिसका ज्यादा होगा उस पर चार्ज ज्यादा आएगा।
तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस 2 पे ज्यादा है, इसी वजह से इस पे चार्ज ज्यादा है। ओके, इसी वजह से इस पे चार्ज ज्यादा है। अब यहां पे क्योंकि ये पैरेलल में है ना, तो वोल्टेज सेम रहेंगे। अब क्या होगा, अगर मैं इसमें हाफ वी का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी हाफ वी का मल्टीप्लाई कर दूं, तो पोटेंशियल, ये एनर्जी आ गई दूसरे वाले कैपेसिटर में, ये एनर्जी पहले वाले कैपेसिटर में, तो इधर ज्यादा होगा। ओके, तो यहां से ये बात तो क्लियर है कि कैपेसिटेंस दूसरा वाला ज्यादा है, एनर्जी भी दूसरी वाली ज्यादा है। तो अब जरा यहां से देखना कौन सा ऑप्शन बना। ऑप्शन बना ये वाला, फोर्थ। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, जरा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और ये क्वेश्चन माना जाता है बेहतरीन क्वेश्चन 2025 का, जो कि जनवरी अटेम्प्ट में आया था। अच्छा, क्वेश्चन को जरा पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के अलॉन्ग रखे हुए हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो अब हमें पोटेंशियल पता भी होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल देखते हैं कि कोई भी वायर के कारण पोटेंशियल कितना होता है। तो एक ये वायर है, मैं इसका जरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे ये एक वायर है और इस वायर का चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है। अब यहां से किसी पॉइंट पे जाओ आर डिस्टेंस पे, और इस जगह पर अगर आपको पोटेंशियल पता करना है, तो पता है क्या होगा कि 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, हम उसको पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब जरा देखिए, यहां से इनफाइनाइट से यहां तक लाने में पोटेंशियल डिफरेंस पता करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला होता है। और हम ला कहां से कहां रहे हैं, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे। ओके, तो जब हम ओके, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, 1 कूलम चार्ज को हम ला इधर रहे हैं, तो यहां से यहां तक मान के चलो हम डी आर चले, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। ओके, तो ये माइनस है यहां पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट में है। सो कॉस 180 आ जाएगा ना, सो कॉस 180 हो गया। और यहां से ये मान के चलो जो डी आर है ना, वो एक्स डिस्टेंस पे है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहां से और यहां पॉइंट पर लेके आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा बदलाव होगा जिसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। सो ये कितना आएगा, ये आएगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे होता है 2 के लैम्डा अपॉन एक्स। ओके, और ये डी आर है, तो मैं अगर इसको डी एक्स ही बोल दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इसको यहां पे डी एक्स बोल देता हूं। तो लो जी, डी एक्स हो गया। ओके, और कॉस 180 होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में, कॉस 180 मीन्स -1, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। तो इस तरीके से हम जीरो से लेके आर तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट से आर जा रहे हैं। ओके, इनफाइनाइट से आर जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल इनफाइनाइट पे और पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे जो भी होगा हम आपको यहां पे लिखेंगे। ओके, डिफरेंस हमने लिख लिया। तो इस तरीके से 2 के लैम्डा, ये तो कांस्टेंट हो गया, और लॉग एक्स, और ये कहां से कहां, इनफाइनाइट से आर तक रहेगा। ओके, सो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 होता है, तो पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस हमने यहां से पता कर लिया, जो क्या आएगा 2 के लैम्डा इंटू
एल एन इंटू आर, और लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू देखेंगे तो वो हमारी 0 हो जाएगी। ओके, यहां पे हमने लिमिट्स पता कर लिमिट्स हमने रख दी। तो प्यारे बच्चों 2k लेमडा लॉग आर माइनस लॉग इनफाइनाइट, और लॉग इनफाइनाइट 0 होता है, तो हमें पोटेंशियल पता चल गया आर डिस्टेंस पे। तो ये मैंने एक छोटा सा डेरिवेशन बताया है जो कि आप सब लोगों को पहले से पता भी होना चाहिए, पर फिर भी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए बता दिया। तो ये पोटेंशियल हो गया आर डिस्टेंस पे लेमडा डेंसिटी वाले वायर के कारण। ठीक है, अब मैं यहां से सारी चीजें मिटाऊंगा, चीजें कंजेस्टेड और ना हो इसलिए। ओके, ओके। तो एक वायर है, यहां से कोई आर दूरी है, इस पे पोटेंशियल कितना होगा, इस फॉर्मूले का हम यहां से उपयोग कर लेंगे। इस फॉर्मूले को मैं उठा के रख देता हूं दूसरी जगह। ओके, अब जरा देखिए इस क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन में मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, जिस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट्स देता हूं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इस पॉइंट पे आप एक लाइन खींचिए ऐसे करके। ओके, लाइन खींचिए एक, ये लाइन खींच ली, और ये लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल। ओके, वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन खींच ली। अब जरा यहां से एक्स एक्सिस से इसको टच करिए, इसके बेस को। ओके, इसके बेस को एक्स एक्सिस से टच कर लिया। अच्छा, ये जो एंगल बना रही है ना, ये जो लाइन है, ये यहां से जो एंगल बनेगा वो मैं बना रहा हूं 90 डिग्री का। बड़ा इमेजिनेशन करना यहाँ पे है आपको, इमेजिनेशन एक थोड़ा सा कठिन कार्य है। अब ये जो लाइन होगी ना थोड़ी स्लांट होगी, ये वाली लाइन यहां से यहां तक, ये वो डिस्टेंस है जो इस पी पॉइंट की, ये जो पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से है, पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये। ओके, ये वाले। ओके, तो अगर आप देखा जाए ना तो ये लाइन कुछ इस तरीके की है, ये और ये। ओके, मैं जरा नाम दे दूं ना, ये 1, ये रही 1, ये है 2, ये रही 2, और ये है 3, ये है 3। इस तरीके से मैंने नाम देके आपको समझाने का प्रयास किया है। ओके, ये है 1, ये है 3 और ये है 2। तो ये 1 जो है ना ये हाइपोटेनस लग रहा है, एक्चुअली ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस के, ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस के 2 जो लाइन है, 2 लाइन है वाई एक्सिस के, ओके, परपेंड अलोंग है। और ये जो लाइन 3 है ना, ये लाइन 3, और यहां पे मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ये जो लाइन 3 है, ये लाइन 3 आपके एक्स जेड प्लेन में है। ओके, ये एक्स जेड प्लेन में, इमेजिनेशन करने में थोड़ा सा कठिन लगेगा, कठिनाई आएगी, पर ये इस प्लेन में है। ओके, तो अब ये लाइन, ओके, अब इसे ऐसे करके रोटेट करके आप इमेजिन करेंगे तो थोड़ा हो सकता है आपको समझ आ जाए कि ये पी पॉइंट हो जाएगा फिर। ओके, थोड़ा इमेजिन करिए कि अगर मैंने इसको इस तरीके से रोटेट किया तो फिर ये हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो 1 है ना ये हाइपोटेनियस बन के आया, ये 1 जब हाइपोटेनियस बन के आया तो मैं हाइपोटेनियस वाले कॉन्सेप्ट से इसको निकालूंगा। तो हाइपोटेनियस ये 1 जो ये जो निकल के आएगा ना, ये निकल के आएगा अंडर रूट, और ये जो हाइट है ना ऊपर की तरफ ये वाई स्क्वायर है, वाई है, ये जो हाइट है ये वाई है, और ये है जेड। तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये जो एक्स एक्सिस से पी पॉइंट की जो दूरी है वो निकल के आ गई, और एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पे वायर रखा हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो ये दूरी की हमें जरूरत पड़ेगी और इस दूरी को निकालना बहुत जरूरी है। ओके, तो जो वायर इस एक्स एक्सिस के अलोंग है ना,
ये जो वायर है, मैं व्हाइट कलर से वायर बनाया है येलो के ऊपर, ये जो वायर है इसके ऊपर यहां से लेके जो पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो इतनी है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो एक्स एक्सिस से दूरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो पोटेंशियल कितना होगा, जो वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसके कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये होगा 2k लैम्डा एल एन, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वायर है, ओके, बाई वायर अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, इसके कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल। अच्छा जी, अब ये जो एक वायर यहां पे भी है, एक वायर यहां पे भी है जो कि इसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है। ओके, अब इसके कारण पोटेंशियल अगर निकालेंगे, और तो जरा देखिए पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा 2k लैम्डा एल एन। अब ये डिस्टेंस यहां से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना भी है ना, तो आपको मैं एक सिमिलरिटी बता रहा हूं, जब हम एक्स एक्सिस से पी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे थे तो वो आ रही थी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वो जेड एक्सिस से है तो हमें यहां पे डिफरेंट क्या मिलेगा, जेड एक्सिस से है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब जरा देखिए, अब ये थर्ड वायर भी है जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ओके, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, सॉरी ये था जेड एक्सिस के अलॉन्ग। सो ड्यू टू जेड हमने पता कर लिया, ये ड्यू टू एक्स पता कर लिया, प्लस अब ड्यू टू वाई, वाई मतलब वायर ऊपर की तरफ है, जा रहा है ऊपर की तरफ, और इसके कारण ये जो पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल जरा देखिए, सो 2k लैम्डा एल ऑन एलोंग, तो अंडर रूट ये वाई एक्सिस के अलोंग वायर रखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और प्यारे बच्चों तीनों के कारण जो पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यही ओके, यही यही इस सरफेस की पोटेंशियल सरफेस की कंडीशन कहती है कि तीनों के कारण पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ओके, अब इस ओके ड्यू टू वाई। ओके, अब प्यारे बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से ये पोटेंशियल कभी यहां से बदलना नहीं चाहिए। अब देखिए जरा, अब कैलकुलेशन यहां से शुरू हो जाती है, अब बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, तो मैं कहूंगा कि 2k लैम्डा यहां से कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बचेगा एल एन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है, मैं इस कांस्टेंट को नाम दे देता हूं c। ओके, अब आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा, डिवाइड दे दूंगा ये 2k लैम्डा को इधर, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो इसका क्या होगा, ये तीनों एडिशन में है तो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ओके, जब ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आने पे जरा देखिए, सो एल एन ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो ये रहेगा एल एन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से, और ये सी, और सी के नीचे ये जो आएगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, मैं इसको सी डैश नाम दे रहा हूं। ओके, अच्छा ये एल एन एक नेचुरल लॉग होता है इसके जैसे। ओके, तो एल एन का मतलब नेचुरल लॉग, इसका जो बेस होता है वो ई होता है। तो आपको एक बात पता होगी, जैसे log ई एक्स टू वाई, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो इसी तरीके से मैं ई टू दी पावर में इस सी डैश को लेके जाऊंगा तो अब ये आ जाएगा ना,
तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया। अब ये भी तो एक कांस्टेंट है, तो मैं इस कांस्टेंट को सी डैश का सी इसका नाम दे देता हूं। अब जरा देखिए, ये भी एक कांस्टेंट रहेगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कांस्टेंट बन के इधर आ चुका है। ओके, तो यहां से अब हमारा क्वेश्चन हो गया ना। अब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए कांस्टेंट, और यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन। ओके, जरा देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन आपका मैच करना चाहिए। ओके, ये वाला ऑप्शन आपको मैच करना चाहिए। बस आपको एक बार स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करने के बाद ये अंडर रूट हट जाएगा, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, इस तरीके से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक नया कांस्टेंट बना। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बना आपका? ऑप्शन बना 3। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा जाता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, और इसको ओके ए से बांधा गया है, जो कि एक मासलेस स्ट्रिंग का एक एंड है। ओके, तो ये स्ट्रिंग होगी मासलेस, और यहां से ये एक चार्ज बांध दिया, और इसका एनदर एंड ओ पे फिक्स है, होल सिस्टम प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे सारा सिस्टम रखा जाता है, ये धागे का, और ये स्ट्रिंग और मास ऐसे रखा जाता है। ओके, अब होगा क्या बेटा? अब इसमें बोला जा रहा है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया जाता है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो देखो ये डायरेक्शन आएगी ऐसे करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो ये पार्टिकल जब एक्स एक्सिस की तरफ आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो जरा देखिए एक बात, यहाँ पे ये जो लेंथ है वो एल है, और ये पार्टिकल पे इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा ना, वो कितना लगेगा? ये लगेगा क्यू ई। ओके, और अभी तक मैं आपको बता दूं कि ये लेंथ है एल कॉस 60। तो जब ये आएगा ना घूमते हुए, कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, तो यहां से यहां टोटल क्या आ रहा है, ये वाली ही लेंथ यहाँ पे होगी। तो इस एल में से एल कॉस 60 घटाओ, इसका मतलब एल बाई 2 होता है। तो ये कितना बचा? एल में से एल बाई 2 जाता है तो एल बाई 2। तो हॉरिजॉन्टली यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो अब जो फोर्स है वो तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? सो अब ये पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगी। तो इस जगह पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी होती है 0, और इस जगह पे वेलोसिटी को मान लो भी। तो सिर्फ आप अगर हॉरिजॉन्टल मोशन को देखो, ओके, आप वर्टिकल मोशन को क्यों नहीं देखना? क्योंकि फोर्स जिस तरफ होता है उधर का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है फॉर्मूला इसका। तो जरा देखिए, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 0 वेलोसिटी, और यहाँ पे v वेलोसिटी। मैं बोले तो इसको कह देता हूँ p, इसको कह देता हूँ x, और इसको कह देता हूँ y। ओके, ये x का ही टॉप पॉइंट है, तो x डैश एंड y, इस तरीके से आप ले लीजिए। अब ओके, इसको x कह दो, इसको y। अब जरा देखिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस कवर हो गया, फोर्स भी लग गया इस चार्ज m पे, क्यू ई फोर्स लग जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब वर्क डन जरा देखिए, वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ये एल बाई 2 आ गया, यहां से इतना डिस्प्लेसमेंट एल बाई 2 आ गया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? हाफ एम वी स्क्वायर
माइनस इनिशियल बोल रहा है कि ना ये इस रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है। ओके, सो रेस्ट से शुरू हो रहा है, इनिशियली एट रेस्ट। तो इस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो हो जाएगी। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यही वेलोसिटी पूछा जा रहा है। सो v इक्वल्स टू अंडर रूट के क्यू ई एल अपॉन एम। सो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्यू ई एल अपॉन एम, ये वाला आंसर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रखा है एक पैरेलल प्लेट है और जिसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है इसके अक्रॉस और डिस्टेंस भी दे रखी है प्लेट्स के बीच की। ओके, ये इतनी है और एनर्जी डेंसिटी हमें बतानी है उस कैपेसिटर की। तो जरा देखिए, अब क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है। ओके, वो क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ई क्या होता है v अपॉन डी। सो वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट यहाँ पर दे रखे हैं पहले से, कितने हैं 20 वोल्ट। ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है 1 माइक्रोमीटर। सो 10⁻⁻6। तो 2 ये स्क्वायर हो रखा है तो इसको मैं एक और बार मल्टीप्लाई कर लूंगा। ओके, तो अब जरा मल्टीप्लाई करिए। तो ये 12 है ना, -12, तो यहाँ से -12 से कैंसिल हो रहा है। ओके, ये 2 है ना, तो ये 10 टाइम्स ऐसे कैंसिल हो रहा है। ओके, अब इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7 समथिंग आएगा, जो कि मैं इसको 10⁻2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा 1.7 इंटू 10⁻3 अप्रोक्सीमेटली। ये हो गया 1.8 इंटू 10⁻3। इसे जूल पर मीटर क्यूब में नापते हैं। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक डायपोल मोमेंट दे रखा है, डायपोल का, और ये डायपोल जो रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो लो जी, मैंने डायपोल बना लिया ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसका पहले डायपोल इनिशियली क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है। ओके, अच्छा, तो ये तो इनिशियली पैरेलल हो गया। तो हमें वर्क डन चाहिए इसको क्या करने के लिए, इसको ऑपोजिट करने के लिए। डायपोल मूवमेंट को अपोजिट करना है, मतलब पहले डायपोल मूवमेंट इधर है, अब डायपोल मूवमेंट को इधर करना है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये बनाएगा 0 डिग्री, फिर बाद में बना रहा है 180 डिग्री। तो इस केस में एनर्जी निकालो, इस केस में एनर्जी निकालो और उसका कर दो डिफरेंस, वही वर्क डन करना पड़ेगा। तो U2 माइनस U1। ओके, सो फाइनल इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, PE cos 180 डिग्री माइनस, और इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, P माइनस PE cos 0 डिग्री। सो cos 180 माइनस cos 180 होता है -1, सो दैट्स वाई दिस इज PE माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो गया PE 2PE। तो P यहाँ पर ऑलरेडी 6 इंटू 10⁻⁻6 गिवन है। 2PE होगा, P लिख दिया, अब एक E और मुझे लिखना पड़ेगा। E दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पे 10⁻6। तो ये इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो जरा देखिए 6 2 जा 12। प्यारे बच्चों, इसको 12 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। आंसर आ गया इसका 12। इसमें बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मास m है, चार्ज q है, लेंथ l है, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि दे रखा है, और ये एक्स एक्सिस की ओर है, देखो इधर की ओर। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे। तो जब डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट किया जाता है, मैंने थीटा एंगल से डाइपोल को यहाँ पे रोटेट कर दिया। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर ही है ना, इधर ही P है इसका डाइपोल मोमेंट, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको स्लाइडली रोटेट किया और छोड़ दिया। तो अब इसका टाइम पीरियड बताइए, क्योंकि इसे छोड़ने पे क्या होगा, जैसे छोड़ेंगे तो दोबारा से लौट के आएगा। तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे ये रोटेशन करने लगेगा। तो इस रोटेशन का ये टाइम पीरियड पूछ रहा है। ओके प्यारे बच्चे, जब हम इसे ऊपर तक ले गए थीटा एंगल पे, तो इसे वापस लाने के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क काम कर रहा है। तो टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा के बराबर होगा। ओके, अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो है हम इसको आई अल्फा लिख सकते हैं। तो ये पी हो गया, पी क्या है, क्यू इंटू एल।
ये साइन थीटा क्या है ना, थीटा लिखा जा सकता है क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। देखो स्लाइटली दे रखा है ना इसमें, स्लाइटली रोटेटेड, बहुत छोटा सा एंगल से रोटेट किया गया है। और यहाँ पे आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों चार्जेस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा। एक चार्ज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम एल बाई टू स्क्वेयर, स्क्वेयर मीन्स नीचे 4 हो जाएगा। ओके, अब मैं डायरेक्टली 4 लिख दिया। तो दोनों का है, दोनों चार्जेस का है, तो मैंने आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। एल फाई ये हो गया, क्यू इंटू एल ई थीटा। तो एल से यहाँ पे एक एल कैंसिल हो रहा है, जरा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जरा देखिए एल फाई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू टू क्यू ई अपॉन एम इंटू एल थीटा। तो देखना इस ये क्या है, तो इसका कंपैरिजन करो इस वाले रिलेशन से। ओके, एल फाइव इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर के ये इतना आ रहा है। ओके, इसे हम एंगुलर एसएचएम पढ़ते हैं ना, उसमें बताया जाता है। ओके, ये फॉर्मूला। तो वहां से ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये 2 QE अपॉन ml हो जाएगा, क्योंकि यही तो ओमेगा होता है। ओके, ओमेगा स्क्वायर का मतलब हाँ 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब जरा आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम इंटू एल अपॉन क्यू ई। ओके, अब जरा आगे देखिए, यहाँ से टी अगर निकालोगे तो ये पाई बाहर आ जाएगा। ओके, 2m इंटू एल अपॉन क्यू ई। जरा देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वही आपका आंसर होगा, m इंटू एल अपॉन क्यू ई। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। ओके, तो एक तो ये थोड़ा सा गलती कर गया ना, ये 2 पाई स्क्वायर हमारा इधर जाएगा नीचे, तो ऊपर नहीं जाएगा। ये यहाँ से देखो, ये 2 पाई स्क्वायर नीचे आएगा। ओके, तो 2 पाई स्क्वायर, तो यहाँ से एक मैं 2 हटा दूँ और यहाँ से ऐसे हटा दूँ। ओके, सो पाई बाहर आ गया, ये 2 नीचे है, एक 2 का मल्टीप्लाई में नीचे कर दूँ, एक ऊपर कर दूँ, तो नीचे वाला एक बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 मैच कर जाएगा यहाँ पे ये। ओके, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपने इसमें ये लिस्ट 1 दे रखी है और एक लिस्ट सेकंड है, और इसमें मैचिंग करेंगे अब हम। ओके, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। चलो ऐसे देखते हैं। तो अब जरा देखिए, इसमें क्या है, लिस्ट वन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, और जो कि ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल है, और बाहर पूछा है, स्फेरिकल सेल से बाहर देखो, रेडियस से ज्यादा हो रखा है ना डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस ज्यादा हो रखा है, नहीं इनसाइड पूछा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, तो चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर यूनिफॉर्म, तो जैसे चार्ज सेल है यहाँ से इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, तो यहाँ तो ए का तो ये आ रहा है, इससे मैच कर गया ए। ओके, जरा दूसरा देखो, ए मैच कर गया इससे। जरा दूसरा देखो, बी में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके ओके, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए देखो ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन ओके 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये बी का सेकंड ही कर गया, तो लो जी बी का सेकंड हो गया, ये यहीं जाएगा। ओके, बी का सेकंड ही मैच कर गया। अब जरा देखना सी को पढ़ो, सी में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किसी स्फेरिकल सेल के, बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, सिग्मा कुछ नहीं, ये सिग्मा होता है एरिया, जैसे स्फीयर है ना,
इस पे चार्ज क्यू है और इस पे सिग्मा चार्ज है। सिग्मा तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। मान लो टोटल चार्ज इसका क्यू है और इसका पूरे का एरिया कितना है, 4πr²। ओके, 4πr²। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो गया। तो ये आर एट व्हाट डिस्टेंस आउटसाइड द, ओके। सो इस तरीके से इसका इसका ऑप्शन, ओके, 4 होना चाहिए लग रहा है, क्योंकि ए से ये सी का फोर्थ हो रहा है, सी का ये वाला फोर्थ हो रहा है। ओके, अच्छा डी का फर्स्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज इन, भाई ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये डी मैच कर रहा है यहाँ पे। तो यही हो गया फोर्थ ऑप्शन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फ्रॉम ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल, ये सिग्मा अगर आर दे रखा होता है ना, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओके, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। तो कोई भी वैसे भी रो मैच नहीं कर रही, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखना है इसका भी। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इसका करेक्ट वो है, तो ये हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये कि 2 सेंटीमीटर दूर है, ओके, और सीट से ये पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट सीट है। मैं इसको इधर लाके थोड़ा सा बड़ी कर लेता हूँ, ओके। अब जरा देखो इसे ढंग से। तो अब इसमें बोला जा रहा है कि इस सीट के कारण इस पे जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। तो जरा देखिए, ये डायपोल रखा है तो इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन तो इधर होगी, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होनी चाहिए। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की बात करेंगे पीई साइन थीटा। जरा देखिए इस सीट के कारण इस डायपोल पे कितना टॉर्क होगा। मुझे तो लग रहा है ये तो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि एंगल पी और ई दोनों एक ही साइड में है, तो 0 है। तो टॉर्क वाले तो जिन पे 0 है वो तो 2 ऑप्शन हो रखे हैं ना। तो अब कौन सा होगा बड़ा, इसमें भी समझना है हमें। और ये तीसरा ऑप्शन में भी टॉर्क 0 है, तो 3 टॉर्क 0 हो गए। अब कौन सा होगा जरा देखते हैं। अब ये कह रहा है नेट फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सीट, नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सीट, और यहाँ पे अवे, यहाँ पे टुवर्ड्स। सो डायपोल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कहाँ होगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बता रखी है। तो जरा नेट फोर्स की तरफ देखिए। तो सबसे पहले एफ नेट देख लीजिए। एफ नेट, मैं आपको बता दूं, जब टॉर्क 0 है तो एफ नेट भी 0 ही होना चाहिए। टॉर्क 0 है तो यहाँ से एफ नेट भी क्या होना चाहिए, 0। वैसे भी देखोगे ना, ये नेगेटिव चार्ज को इधर की ओर खींचेगा। जितने फोर्स से ये इधर की ओर खींचेगा ना, उतने ही फोर्स से ये इधर की ओर खींचेगा, तो नेट फोर्स तो 0 ही होना है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम ये मत सोचना कि ये पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे ये पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ये दूर में है तो। ऐसा होता है कि इनफाइनाइट सीट कह रहा है ना, इनफाइनाइट के लिए तो ये दोनों ही पास में हो जाते हैं, ओके। तो इस वजह से दोनों पे जो फोर्स लगेगा लेफ्ट राइट में बराबर हो जाएगा, तो इस वजह से नेट फोर्स 0 हो गया। तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नेट फोर्स इसमें बता रहा है कुछ तो दूर है। इसमें बता रहा है जो भी नेट फोर्स है वो सीट की तरफ है, ये सीट से दूर जा रहा है फोर्स। नहीं भैया, ये तो दोनों गलती हो गए अब इस वजह से। अब टॉर्क, अब इसके बाद पोटेंशियल, जरा एनर्जी का भी जिक्र हो रहा है यहाँ पे। देखो ये जरा पोटेंशियल एनर्जी को देखो। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है पीई कॉस थीटा, माइनस भी आगे रहता है, तो माइनस पीई। एंगल बिटवीन पी एंड ई इज व्हाट, 0 डिग्री। तो भैया ये तो देखना, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई नेगेटिव, ओके। नेगेटिव मीन्स मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है। तो ऑप्शन तो यही ठीक है फिर, 3। 28th क्वेश्चन देखिए जरा। इसमें क्या रखा है कि एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का, इसको पहले तो चार्ज किया गया है इतने वोल्ट की बैटरी लगा के। तो ये फुल चार्ज होगा, तब तक चार्ज होगा जब तक कैपेसिटर का 5 वोल्ट चार्ज नहीं हो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाता, ओके।
तो ये कैपेसिटर है, अगर इसको आप बैटरी लगा दो 5 वोल्ट की, तो ये तब तक चार्ज होगा जब तक इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस 5 वोल्ट का चार्ज नहीं हो जाता। ओके, तो प्यारे बच्चों चलिए, ये कैपेसिटर पहला वाला चार्ज कर लिया। अब इसको बोल रहा है कि अब बैटरी को हटा के एक दूसरा कैपेसिटर इसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे बैटरी लगी होगी, वो बैटरी हटा दी और ये दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया। ये दूसरा कैपेसिटर जोड़ा है इसमें, तो वो है 12 माइक्रोफेरेड का। ये तो पहले से ही बता रखा है 6 माइक्रोफेरेड का है और 5 वोल्ट है इस पर, है ना। अभी तो इस पे 0 वोल्टेज है। ओके, 0, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। अभी बोल रहा है कि जब जैसे ही स्विच को आप क्लोज करोगे, लो जी स्विच को यहां से दबा दिया और ये चार्ज इसमें फ्लो होने लग जाता है कैपेसिटर में किसी समय के लिए, जब तक इक्वली कंडीशन रीच ना हो जाए। चार्ज जब यहां से जाना इस पर शुरू करेगा तब तक चार्ज आएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों कॉमन पोटेंशियल निकालो जरा। तो कॉमन पोटेंशियल होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तब तक इतना पोटेंशियल दोनों पे ना आ जाए तब तक चार्ज फ्लो होगा C1 से C2 पे। अब वही पूछ रहा है कि दोनों पे जब पोटेंशियल बराबर आ जाएगा तब तक कितना चार्ज अटेन हो जाएगा। प्यारे बच्चों पहले तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लीजिए। C1 कितना है 6 माइक्रोफेरेड, ओके, एंड V1 कितना है 5, C2 कितना है 12 माइक्रोफेरेड और ये 0। C1 C2 दोनों को जोड़िए तो ये 6 और 12 हो जाते हैं 18 माइक्रोफेरेड, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये तो टोटल 0 हो गया, खत्म। 10 टू द पावर 6 से ये खत्म। ओके, तो दिस इज 6 3 जा 18, सो 5/3 वोल्ट। इस तरीके से कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब जरा पहले पे चार्ज कितना होगा, पहले पे चार्ज होगा C1 इंटू दिस। C1 ऑलरेडी 6 माइक्रोफेरेड है, ओके, 6 माइक्रोफेरेड है और 6 माइक्रोफेरेड का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5/3 से। ओके, 3 2 जा 6, सो ये हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम आंसर। मैंने फरेड को चेंज नहीं किया, फरेड में ही रखा है, तो माइक्रो को चेंज नहीं किया, वो डायरेक्ट माइक्रो में ही आंसर आ जाएगा। और ये C2VC कर दीजिए। C2 इसका है 12 माइक्रोफेरेड। अब इस पर कॉमन पोटेंशियल का मल्टीप्लाइज कर दीजिए 5/3, 3 4 जा 12, ये 20 माइक्रोकूलम। इस तरीके से आंसर आ जाएगा और आपका ऑप्शन कितना हुआ 10 एंड 20। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब जरा इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोल रखा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं और जिसका रेडियस भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये चार्ज किया जाता है, इसमें करंट दिया जाता है यहाँ पे 0.15 एम्पियर। ओके, अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल भी दे रखा है, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है इतना। और अब इसको पूछा जा रहा है कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके बीच की ये वाली डिस्टेंस पूछी है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि इस पे जो चार्ज आएगा करंट देने से इतना आता है, तो हर एक वोल्ट पे इतना, इस वोल्ट पे इतना चार्ज। अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो चार्ज इस पे चेंज हो रहा है, तो dQ/dt/C/dV/dt। जितना चार्ज यहां से पर सेकंड भेजोगे ना वो निकल के आ गया, इसी को हम करंट कहते हैं। तो करंट देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 0.15 एम्पियर दे रखा है। और C, तो यहाँ पे C होगा एप्सिलॉन नॉट A मीन्स व्हाट πr² d, और dV/dt ऑलरेडी हाउ मच गिवन, ये 7 इंटू 10 टू द पावर 8। अब जरा D को मैं इधर लेके आ जाता हूं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कितना दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर -12, ओके, एंड पाई 22/7 r² मीन्स इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर आई एम कन्वर्टिंग इंटू मीटर, सो 10 टू द पावर -2 अगेन 10 टू द पावर -2। अच्छा ये होगा डायरेक्टली इसे 4 लिख लो, ओके, एंड देन यू विल राइट दिस 7 इंटू 10 टू द पावर 8, ओके, सो and upon you can write this 0.15 here, okay, 0.15। प्यारे बच्चों you take this is 10 to the power -4
So you bring 10 to the power, you keep only 10 to the power 2 here, or you bring 2 zeros niche, so this will be cancelled. 20 means 100 or it will cancel. So प्यारे बच्चों, when you will solve it, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, okay, and 7 7 cancel, and after you do some calculation here, then you will get it is coming 31320 micrometer. So this will be the answer. आप एक बार चेक करिए. सो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं 2025 के, तो ये सारे हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं. तो ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे और ये सीरीज कंप्लीट होगी पूरी, और 2025 में सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज PYQ मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ. तो आप लोग जरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. थैंक यू सो मच.